नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश फ्लैशबैक 2024, जहां पर हम आपको 2024 के उन न्यूज मेकर्स की बातें बताएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। उन घटनाओं का जिक्र करेंगे जिन्होंने बाजार से लेकर देश दुनिया तक का अपना डंका बजाया। इन सभी का सिलसिला सिलसिलेवार ढंग से बहुत ही रफ्तारी अंदाज में आपके लिए लेकर आते हैं फ्लैशबैक 2024 की दमदार कहानियां। भारतीय बाजार को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में रिटेल निवेशकों के साथ साथ एफआईआईज ने अहम रोल निभाया है, लेकिन अक्टूबर 2024 से यह तस्वीर बदलने लगी। भारतीय बाजार पर मेहरबान एफआईआईज ने सेलिंग के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। अक्टूबर महीने में एफआईआईज ने सभी एक्सचेंज के जरिए करीब 1,14,446 करोड़ रुपए की बिकवाली की। अक्टूबर की तरह एफआईआईज के पैसे निकालने का सिलसिला नवंबर महीने में भी जारी रहा। नवंबर के महीने में एफआईआईज ने करीब 45,974 करोड़ रुपए की बिकवाली की। इससे पहले मार्च 2020 में कोविड क्रैश के दौरान करीब 65,817 करोड़ की बिकवाली की थी। ये एक रिकॉर्ड सेलिंग थी। इसके बाद 2021 में 19,026 करोड़ था, जबकि 2015 में एफआईआईज की सेलिंग करीब 2,817 करोड़, 2016 में 8,176 करोड़, 2017 में 5,883 करोड़ की थी। सवाल यह है कि एफआईआईज का मोह भंग क्यों हुआ? वजहों की बात करें तो इसमें बाजार का ओवर वैल्यूएशन होना और दूसरी तिमाही के कमजोर नतीजे जैसे फैक्टर्स के साथ साथ एफआईआईज का चीन की तरफ झुकाव सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे थे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत भी एफआईआईज की सेलिंग में एक अहम फैक्टर बनी। अमेरिका में मौजूद कॉर्पोरेट टैक्स को 21% से 15% करने और चीन, मैक्सिको और कनाडा पर बड़े टैरिफ लगाने के प्रस्ताव को लेकर ट्रंप के ऐलान से भी एफआईआईज को निवेश के लिए अमेरिका की तरफ रुख करने का मौका मिला। करीब 2.5 साल बाद एफएनओ सेगमेंट में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। 29 नवंबर से 45 नए स्टॉक्स को एफएनओ में लाए गए हैं। उसी के साथ 16 स्टॉक्स को फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से निकाल दिया गया है। इसमें इंडिया मार्ट, बाटा, यूनाइटेड ब्रूअरीज, पीवीआर आइनॉक्स जैसे कुछ स्टॉक्स का नाम शामिल है और ये बदलाव 28 फरवरी से लागू होंगे। नए एंट्री की लिस्ट में बीएसई, डी मार्ट, जियो फाइनेंशियल, आईआरएफसी, बैंक ऑफ इंडिया के साथ जोमैटो, पेटीएम, नायका, डिलीवरी और पीवी फिनटेक जैसे न्यू शेयरों को भी इनमें शामिल किया गया है। अदानी ग्रुप के 3 शेयरों, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस को भी इसमें शामिल किया गया है। एफएनओ में नए शेयरों की एंट्री के बाद इन शेयरों के सर्किट फिल्टर भी बदल गए। अब तक बीएसई में ये शेयर 20%, 10%, 5% या 2% के डेली प्राइस बैंड के अंदर काम कर रहे थे। अब एफएनओ के फ्रेमवर्क के तहत इन शेयरों की सर्किट लिमिट 20% के डेली प्राइस बैंड से लेकर वीकली 60% तक ऊपर या नीचे जा सकती है। एक तरफ एफएनओ ट्रेडिंग का दायरा बढ़ा तो साथ में सेबी ने एफएनओ ट्रेड को लेकर कई सख्त कदम भी उठाए। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, नेकेड ऑप्शन सेलिंग घटाने के लिए डेरिवेटिव में लॉट साइज बढ़ाया गया। साथ ही एक एक्सचेंज पर एक बेंचमार्क इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी तय की गई है। सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग से जुड़े नियमों को फेज वाइज लागू करने का ऐलान किया है। इसके तहत डेरिवेटिव में लॉट साइज बढ़ाने के साथ साथ 5 से 10 लाख की न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को 15 लाख कर दिया गया। प्रस्तावित 6 में से 3 बदलाव 21 नवंबर से लागू हो चुके हैं और आगे के अहम नियम में ऑप्शन बायर्स के अपफ्रंट प्रीमियम लिया जाना शामिल है। अपफ्रंट कलेक्शन 1 फरवरी 2025 से लागू होगा। हर हफ्ते एक एक्सचेंज सिर्फ एक वीकली एक्सपायरी के नियम के तहत निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी खत्म कर दी गई है। नवंबर के पहले हफ्ते में चीन की सरकार ने $1.4 ट्रिलियन के 5 साल के पैकेज का ऐलान किया, जो इकोनॉमी को बूस्ट देने के साथ वहां की स्थानीय सरकारों को कर्ज से राहत देगा। इससे चीन का ब्याज भुगतान अगले 5 साल में करीब 600 अरब युआन कम हो जाएगा। इस पैकेज का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के महज 2 दिन बाद आया, क्योंकि ट्रंप चीन से इंपोर्टेड सामानों पर 60% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रख चुके थे। पहले स्टिमुलस पैकेज के 1 महीने बाद ही चीन ने फिर 70.45 लाख करोड़ रुपए के
दूसरे राहत पैकेज का भी ऐलान कर दिया। इसके तहत चीन अपने स्थानीय निकायों को 839 अरब डॉलर का राहत पैकेज जारी करेगा। चीन के कदमों से ग्लोबल निवेशकों की भारत में बेचो, चीन में खरीदो की रणनीति में तेजी आ सकती है, जो सभी इमर्जिंग बाजार के लिए एक चुनौती है। कंसोलिडेशन और रीस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजर रहे एयर इंडिया का मैनेजमेंट लगातार अहम फैसले ले रहा है और उनका मकसद एयर इंडिया को ग्लोबल स्तर पर बेहतरीन एयरलाइंस बनाना है। और इन्हीं फैसलों में एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर भी शामिल है, जो कि 12 नवंबर 2024 को हो गया। 11 नवंबर को विस्तारा ने अपनी फ्लाइट कोड यूके के साथ आखिरी उड़ान भरी और इसके साथ ही देश की पहली प्रीमियम एयरलाइंस विस्तारा इतिहास का हिस्सा बन गई। मर्जर के बाद टाटा सन्स की हिस्सेदारी 73.38% हो गई और सिंगापुर एयरलाइंस का हिस्सा घटकर 25.1% रह गया। एयर इंडिया मैनेजमेंट ने इस मर्जर को एविएशन के इतिहास का सबसे कॉम्प्लेक्स मर्जर करार दिया, जो एयर इंडिया के कंसोलिडेशन में मील का पत्थर बनेगा। 9 जनवरी 2015 से शुरू होने वाले विस्तारा ने पूरे ऑपरेशन के दौरान करीब 6.5 करोड़ यात्रियों को अपनी सर्विस दी। एयर इंडिया एक्सप्रेस और EIX कनेक्ट समेत विस्तारा के मर्जर के बाद एयर इंडिया का बेड़ा पहले से कहीं ज्यादा व्यापक हो गया है, जिसमें 312 रूट्स पर 8,300 से ज्यादा वीकली फ्लाइट्स शामिल हैं। जब लिगेसी काफी बड़ी हो तो उम्मीदों का भार बढ़ जाता है। टाटा सन्स के नए चेयरमैन नोएल टाटा के सामने भी चुनौतियां काफी बड़ी है। रतन टाटा के निधन के बाद ही टाटा ग्रुप के अंदर एक अध्याय का अंत हुआ है और नई लीडरशिप को भी चुनौतियों पर खरा उतरना है। दो 2024 में न सिर्फ टाटा ग्रुप ने अपने टाइटन रतन टाटा को खोया, बल्कि भारत ने राष्ट्रवाद से ओतप्रोत अपने उस रतन को भी खोया, जो ग्लोबल स्तर पर भारत की ग्रोथ स्टोरी के नायाब नायकों में शामिल थे। टेटली, कोरस और जैगुआर लैंड रोवर जैसी विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण की अगुवाई करने वाले रतन टाटा ने नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने वाली दिग्गज कंपनी के कारोबार को $365 बिलियन तक ले जाने में बड़ा रोल निभाया और अब इस ग्रुप की कमान 67 वर्षीय नोएल टाटा के हाथों में है। टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टी होने के साथ साथ नोएल टाटा पिछले 4 दशकों से टाटा ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। वो टाटा स्टील, टाइटन, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट जैसी टाटा ग्रुप की सहायक कंपनियों के बोर्ड मेंबर भी रहे हैं। टाटा की रिटेल कंपनी ट्रेंड के बिजनेस को हिट करने में नोएल टाटा की बड़ी भूमिका रही है। अपनी गैर टकरावपूर्ण लीडरशिप क्वालिटी के लिए मशहूर नोएल टाटा पालुंजी मिस्त्री के दामाद हैं। ऐसे में टाटा सन्स और उसके सबसे बड़े शेयर होल्डर शाबूजी पालुंजी मिस्त्री परिवार के आपसी रिश्ते सुधरने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आने वाले वक्त में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर साबित होगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने करीब 5 सेमीकंडक्टर प्लांट्स के लिए ऑलरेडी मंजूरी दे दी है और कुछ और प्लांट्स को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। 2025 में सबसे पहली बार मेक इन इंडिया चिप्स भी बाहर आने का अनुमान है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए 5 सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी दे चुका है। इसमें गुजरात में 4 और असम के मोरीगांव में 27,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा टाटा ग्रुप का सेमीकंडक्टर प्लांट शामिल है। महाराष्ट्र सरकार ने भी रायगढ़ में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है। फिलहाल दुनिया की कई टॉप कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। भारत के तेजी से बढ़ते सेमीकंडक्टर बाजार के 2030 तक 110 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। सेमीकंडक्टर के कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। सरकार 10 साल में 10 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना पर काम कर रही है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कंपनियों को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए मदद भी दे रही है। अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर जोर देने वाले डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर बयान दे रहे हैं।
20 जनवरी से अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभालने वाले ट्रंप की पॉलिसी और फैसलों को लेकर भारत समेत इमर्जिंग मार्केट की चिंताएं और फिक्र बढ़ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित टैरिफ पॉलिसी की सबसे ज्यादा मार मैक्सिको, कनाडा और चीन पर पड़ने वाली है। ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 25% टैरिफ और चीन पर लागू मौजूदा टैरिफ को और 10% बढ़ाने की बात कही है। इतना ही नहीं, भारत में मजबूत कारोबारी रिश्ते और स्ट्रेटेजिक साझेदारी होने के बावजूद ट्रंप ने भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की धमकी दी है। यानी भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर जितना टैक्स लगाता है, उतना ही अमेरिका भी भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाएगा। ट्रंप के ऐलानों से बॉन्ड यील्ड बढ़ने के साथ साथ अमेरिकी डॉलर और मजबूत हो सकता है। इससे पहले से ही कमजोर हो रहे रुपए पर और दबाव बढ़ सकता है। लेकिन ट्रंप अगर चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाते हैं तो चीन+1 रणनीति से भारत को फायदा हो सकता है और आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बेहतर मौके बन सकते हैं। 1000 से ज्यादा दिन गुजरने के बावजूद रूस और यूक्रेन का युद्ध अब तक इस पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नए बयानों ने थोड़ी उम्मीद जरूर जता दी है। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर अमेरिका के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से समझौते की बात कही है। पुतिन ने युद्ध खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन को आपस में समझौता करने की बात कही है और इसके लिए उन्होंने कोई भी शर्त नहीं रखी है। पुतिन एक तरफ ये मान रहे हैं कि यूक्रेन में लड़ाई मुश्किल है, वहीं दूसरी तरफ वो ये भी दावा कर रहे हैं कि रूस इस वक्त यूक्रेन में 2022 से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। 24 फरवरी 2022 से चल रही लड़ाई ने न सिर्फ दोनों देशों को जान माल का नुकसान पहुंचाया, बल्कि कोरोना के बाद पूरी दुनिया में एनर्जी, फूड और वित्तीय संकट को गहराया। युद्ध ने पूरी दुनिया के सप्लाई चेन पर असर डाला है। दोनों देश गेहूं और सनफ्लावर ऑयल के साथ क्रूड, गैस और स्टील, टाइटेनियम, निकेल जैसे मेटल्स के बड़े सप्लायर हैं। क्रूड की कीमतों में उतार चढ़ाव और फर्टिलाइजर सप्लाई चेन में आई दिक्कतों का भारत पर भी असर पड़ा है। और अगर अब युद्ध के खात्मे को लेकर कोई समझौता होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए राहत की बात होगी। ईरान और इजराइल के बीच तनाव के लिए भी जाना जाएगा। ये तनाव कई मुद्दों को लेकर था, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो या फिर खाड़ी देशों में प्रभुत्व की लड़ाई हो। तो ये लड़ाई एक चरम पर थी। हालांकि इसमें पश्चिमी देशों की भागीदारी उस लड़ाई को बढ़ाने या कम करने में उनका भी काफी हाथ रहा। अब 2025 इन दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर किस तरह से स्थिति बदलती है, ये देखने वाली बात होगी। आइए देख लेते हैं ये रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच दशकों से जारी तनाव 2024 में और भी ज्यादा गहरा गया। एक दूसरे पर मिसाइल हमले से लेकर ईरान का हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को खुले सपोर्ट ने तनाव को और ज्यादा हवा दिया। हालांकि पश्चिमी देशों के दबाव की वजह से जंग सीमित रही, लेकिन ईरान के साथ लड़ाई के रास्ते पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। ये टकराव मुख्य रूप से ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं, सुरक्षा चिंताओं और खाड़ी देशों में दोनों देशों के प्रभाव को लेकर है। इस समीकरण में अमेरिका की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इस रीजन में इजराइल का सबसे मजबूत सहयोगी है और ईरान पर लगातार प्रतिबंध लगाता आया है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पावर जनरेशन के लिए जरूरी बताता है, लेकिन इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताता है। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो इससे पूरे क्षेत्र की स्थिरता खतरे में आ जाएगी। ईरान का समर्थन लेबनान के हिजबुल्लाह, गाजा के हमास और यमन के हूती विद्रोहियों के साथ है। ये आतंकी संगठन इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ काम करते हैं और इन संगठनों के खिलाफ इजराइल पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिकी मदद से हमले करता रहता है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है और उसे आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक समर्थन देता है। अमेरिकी हथियारों और तकनीक की मदद से इजराइल ने एक मजबूत सैन्य शक्ति बना रखी है। अमेरिका खुले तौर पर इजराइल का सपोर्ट ग्लोबल फोरम में करता रहा है।
अमेरिका खाड़ी देशों में अपने ऑयल सप्लाई और रणनीतिक हितों के कारण सक्रिय है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के दबाव से बचने के लिए रूस और चीन के साथ अपने आर्थिक और सैन्य संबंध मजबूत किए हैं। चीन की मध्यस्थता से थोड़ी चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन फिर भी अमेरिका खाड़ी देशों में अपनी मौजूदगी बनाए रखने के हितों को साधने और इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रहेगा। ईरान इजराइल टकराव एक जटिल मुद्दा है। इस संघर्ष का समाधान आसान नहीं है और इसके लिए सभी पक्षों को मिलकर बातचीत करनी होगी। अमेरिका को इस संघर्ष का हल निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। दो 2024 गोल्डन ईयर कह सकते हैं, क्योंकि इस साल कॉमिक्स पर सोने ने 27% और एमसीएक्स पर सोने ने 22% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। क्या यही रिटर्न नए साल में भी 2025 में भी देखने को मिलेगा, और क्या वो वजह होंगी जो सोने को यहां से ड्राइव कर सकती है? आइए देख लेते हैं। साल 2024 सोने के लिए बेहद खास रहा, जहां एक ओर पूरे साल की रिकॉर्ड रैली जारी रही, तो दूसरी तरफ सरकार ने भी इंपोर्ट ड्यूटी में 9% की कटौती कर कारोबारी और कंज्यूमर्स को सपोर्ट देने की कोशिश की। बजट में सरकार ने सोने चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया। इससे सोने की ऊंची कीमतों पर थोड़ी लगाम लगी और ग्राहकी भी खूब बढ़ी, जिससे ज्वेलर्स को काफी फायदा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के बावजूद सोने ने फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया। एमसीएक्स पर सोने का भाव 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बेहद करीब पहुंच गया। पूरे साल की बात करें तो घरेलू बाजार में सोने ने इंपोर्ट ड्यूटी के एडजस्टमेंट के बावजूद 22% से ज्यादा का रिटर्न दिया। वहीं ग्लोबल मार्केट में सोने ने इस साल करीब 27% का रिटर्न दिया। 2024 में खाड़ी देशों की लड़ाई ने जहां सोने की सुरक्षित निवेश मांग बढ़ा दी, वहीं अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती शुरू होने से तेजी और भी ज्यादा बढ़ी। इसके अलावा सेंट्रल बैंकों की खरीदारी और गोल्ड में निवेशकों के बढ़ते रुझान से भी काफी फायदा मिला है। कुल मिलाकर सोने के लिए ये गोल्डन साल रहा है। रुपए की गिरावट थमती नजर नहीं आ रही है। इस साल रुपए ने लगातार एक के बाद एक डॉलर के मुकाबले नया रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ। 84 से 85 के लेवल में तो सिर्फ 2 महीने का ही वक्त लगा है। क्या रुपए में इस तरह की गिरावट नए साल में भी जारी रहेगी या कुछ रिकवरी की भी संभावना है? देख लेते हैं। डॉलर अपनी जमीन मजबूत करता जा रहा है और दूसरी तरफ मजबूत इकोनॉमी और तेज ग्रोथ रफ्तार के दावे करने वाले इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसी तेजी से कमजोर होती जा रही है। रुपया भी अछूता नहीं है। इस साल डॉलर के मुकाबले रुपए में करीब 2.5% की कमजोरी देखने को मिली है। विदेशी निवेशकों को घरेलू शेयर बाजार महंगा लगने लगा है और वो लगातार बिकवाली में लगे हैं। डॉलर देश से कम हो रहा है। आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व के जरिए डॉलर की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो देश का डॉलर रिजर्व भी कम हो रहा है। ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से डॉलर की मजबूती और भी ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में आगे कम कटौती के संकेत से भी डॉलर को बल मिल रहा है। दूसरी तरफ ग्लोबल राजनीतिक तनाव और ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन की चिंता से भी डॉलर को सपोर्ट मिला है। दूसरी तरफ भारत का ट्रेड घाटा बढ़ने से इंपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की मांग बढ़ी है। डॉलर के मुकाबले रुपए ने 82 से 83 के लेवल तक पहुंचने में 10 महीने का वक्त लिया था। वहीं 83 से 84 तक जाने में 14 महीने और 84 से 85 तक जाने में सिर्फ 2 महीने का वक्त लगे। डॉलर इंडेक्स 2 साल की ऊंचाई पर है और रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर। यही नहीं, 3 महीने में डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 2% कमजोर हुआ है। तो चीन की करेंसी भी इस दौरान 3.5% और जापानी येन में 10% से ज्यादा की नरमी देखने को मिली है। यानी सिर्फ रुपया ही नहीं, डॉलर के मुकाबले कई और बड़ी इकोनॉमी के करेंसी कमजोर हो रहे हैं। क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता रूस पर बढ़ती जा रही है। हालांकि नवंबर के महीने में वो इंपोर्ट कम जरूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल रूस भारत के लिए सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का पार्टनर बन चुका है। भारत के कुल इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हो गई है। भारत की एनर्जी पॉलिसी पर इसका आने वाले समय में क्या असर होगा और स्ट्रैटेजिकली ये कितना बड़ा डिसीजन भारत के लिए है और कितना फायदेमंद है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। भले ही नवंबर महीने में रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट में 55% की कमी देखने को मिली है, लेकिन अब भी रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड का सप्लायर है।
रूस से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भारत की एनर्जी सिक्योरिटीज के लिए एक रणनीतिक कदम है, जो ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता के बावजूद भारत सस्ते दरों पर सप्लाई सुनिश्चित करता है। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद से भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत हुए हैं। सऊदी अरब, इराक और अन्य ओपेक देशों से इंपोर्ट में कमी आई है, क्योंकि रूस भारतीय रिफाइनरियों को भारी डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल बेच रहा है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खाड़ी देशों के मुकाबले ज्यादा होने के बाद भी रूस के भारी डिस्काउंट से भारत को काफी फायदा हो रहा है। भारत कुल एनर्जी डिमांड का 85% इंपोर्ट करता है और रूस से इंपोर्ट करना कॉस्ट कम करने के लिए एक स्मार्ट रणनीति है। इस कदम से भारत को पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिल रही है, जिससे महंगाई पर लगाम लगाने और ग्रोथ को सपोर्ट देने में मदद मिल रही है। हालांकि इस दिशा में भारत के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बनाए रखने के साथ साथ रूस के साथ इंपोर्ट चलता रहे। इसमें सुधार देखने को मिलेगा। 10 साल में 21 गुना ग्रोथ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में। 1.25 लाख करोड़ का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट। ये आंकड़े मैन्युफैक्चरिंग मैजिक का भारत की पूरी कहानी को बयां करते हैं। जी हां, मेक इन इंडिया पहल का असर साफ नजर आ रहा है। आईफोन सीरीज अब भारत में बन रही है। चेन्नई स्थित एप्पल का प्रोडक्शन सेंटर हो या नोएडा में सैमसंग का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये सब बताते हैं कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की रफ्तार देख दुनिया दंग है। सैमसंग और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियां सेटअप कर रही हैं। इसके साथ ही वॉल्यूम के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। आंकड़ों की बात करें तो 30 बिलियन का है भारत का मोबाइल फोन मार्केट, जिसे सरकार की PLI स्कीम का सबसे बड़ा फायदा मिला है। 2014 में जहां भारत 1556 करोड़ रुपए कीमत के मोबाइल निर्यात करता था, वो अब बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। भारत में इस्तेमाल होने वाले 99% मोबाइल अब देश में ही बनते हैं। भारत दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्यातक देश के रूप में अपनी पहचान पुख्ता करता जा रहा है। सैमसंग की नोएडा स्थित फैक्ट्री और एप्पल के तमिलनाडु स्थित आईफोन प्रोडक्शन सेंटर भारत को टेक मैन्युफैक्चरिंग का मुख्य खिलाड़ी बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।